बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक दफा फिर मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने इसी तनाजुर में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है, जो कि खुशाइंद पेशरफ्त है। ताहम हुकूमत की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ना खुल के मुखालफत की जा रही है और ना खुल के हिमायत। ताहम यह सवाल बड़ा अहम है कि इस वक्त मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है या हुकूमत को भी इसकी जरूरत है। फिर यह नुकता भी बड़ा अहम है कि दोनों फरीकैन के दरमियान एतमाद साजी के लिए क्या वो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने के लिए इकदाम उठाना होंगे ताकि मुजवजा मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सके। साथ में इन मुज़ाकरात के माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ नाफरमानी का कहना और साथ में इसके साथ साथ मुतलबात रखना, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये वो नुकात है जो हम आज की नशीस में उठाएंगे। फिर रवां हफ्ते एक और अहम डेवलपमेंट हुई। फॉर्मर डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, आईएसपीआर की प्रेस रिलीज के मुताबिक उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में बाज़ाब्ता तौर पर उनको चार्जशीट कर दिया गया है और उनकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी भी हो गई है। वैसे तो यह महकमाना कार्रवाई है और अफवाज पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, ताहम मुल्क की सियासी मास पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, यह भी आज की नशिस्त का सवाल है। इस हवाले से हमने एक पॉलिटिकल पैनल तश्कील दिया है, लेकिन उससे कबल सिक्योरिटी फ्रंट में जो अब तक की डेवलपमेंट्स हुई है कि पिछले 5 रोज में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 43 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। फितनल खवारिज के खिलाफ ये जो मुनज़्ज़म कार्रवाई की जा रही है, इसके नताइज सामने आ रहे हैं और पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के सियासी अज़म का इज़हार हो रहा है कि ये जो दहशतगर्दी का अफरीद है, इसका डट के मुकाबला किया जाएगा। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू इनका तारुफ करा देते हमें ज्वाइन किया है जनाब लतीफ खोसा साहब ने, फॉर्मर गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवाज़ लतीफ खोसा साहब प्रोग्राम सच के लिए वक्त निकालने का। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रही हैं सैयदा शैला रजा साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। और दौरान प्रोग्राम हमें कैसर अहमद शेख साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर मैरीटाइम अफेयर्स, मुशर्रफ नवाज की नुमाइंदगी करेंगे। अपने दोनों बॉस में उनको फॉर्मल वेलकम कहूंगा। लतीफ खोसा सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। टू स्टार्ट विद, एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत के बजाय अब मुज़ाकरात की बात कर रही है, एक चेंज आया है, एक शिफ्ट पॉलिसी में आई है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मुज़ाकरात के साथ साथ सिविल नाफरमानी और कुछ मुतलबात रखे गए हैं कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाए। आप समझते हैं कि दोनों चीजें बैक वक्त चल सकती हैं खोसा साहब? जी देखें, बिल्कुल चल सकती हैं। आपको एक फ़िज़ा पैदा करना पड़ेगी, एक फ़िज़ा बनानी पड़ेगी जो आपका एतमाद का जो फुकदान है उसको ख़त्म करने के लिए। एक जब तक हमवार नहीं होगी फ़िज़ा तो तब तक कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए, हुकूमत को ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। ये पहली हुकूमत मैंने देखी है जो तसादम चाहती है, जो बजाय इसके कि वो अफहाम और तफहीम की तरफ जाए और वो बड़ेपन का सबूत दे और वो चाहे कि एक तलातम की शक्ल जो है ख़त्म हो और सियासत में जो है ये इस किस्म के जो है वो जाहिर है कि जब तक पुख्तगी नहीं होगी और जब तक इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक मईशत में जो है इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा और कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है अगर आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए लाजिम होता है कि द गवर्नमेंट शुड रीच आउट द ऑपोजिशन। आपने कहा मज़ाहमत, हमने मज़ाहमत की सियासत कभी नहीं की है। देखें, अपने जो है मुतालबात को जो है पेश करना, मुतालबात के लिए जिद्दोजहद करना, मुतालबात के लिए जो है तहरीक चलाना, मुतालबात के लिए जलसे जुलूस करना, ये तो जमहूरी अमल होता है। मुझे बताएं कि अगर ये सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं और मसदूद हो जाए राहें और जिस तरह से फिस्तायत इस मुल्क पर जो है नाफिज की गई है और जिस तरह से ऑपोजिशन को जो है न सिर्फ दीवार के साथ लगाया गया है बल्कि दीवार में चुना गया है, तो फिर दीवार तो तोड़ के ही निकलेगा। तो फिर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बैक वक्त साथ साथ चल सकती हैं। ये
पहले देखें 1.5 साल से जो अंदर है, हम बार बार कहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं, हम बार बार कहते हैं कि इन दोनों इश्यूज पे 9 मई पे भी और 24 नवंबर की भी जो है आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, ताकि सामने आए दूध का दूध पानी का पानी आए। आप गोलियां नहीं मार सकते अपनी आवाम को, दुनिया के किसी मुहज्जब में नहीं मार सकते। ये मुझे बताइएगा, लेकिन इसके बावजूद हमने शुरुआत की है कि आइए हम मिल बैठकर जो है बातचीत करते हैं, और उसमें जो है फिजा को हमवार करने के लिए ये तो मिनिमम चीज है कि आप सियासी लोगों को जो 1.5 साल से जेलों में पाबा सलासल हैं उनको मुखलसी दीजिएगा, ताकि आगे मामला चल सकें। सर, आपका नुक्ता आ गया था। शैला साहब, आप क्या कहेंगी? ज़रा बताएं, आप हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी जमात है, आपने लतीफ़ खोसा साहब की बात सुन ली कि उन्होंने कहा कि इस माहौल में सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए मुज़ाकरात का एक बात सामने आ रही है, जो कि मेरे ख्याल में अनएक्सपेक्टेड भी थी शायद आप लोगों के लिए, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हम तमाम फरीकैन से करेंगे। पहले सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की बात होती थी, अब सलमान अकरम राजा साहब इनके सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा कि जो भी हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। क्या रुकावट हायल है? बहुत शुक्रिया आपका अनवार। देखें, मुज़ाकरात में हुकूमत जो है उसको कभी भी कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, माजी भी देख लें आप, जब उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त भी इलेक्शन की तारीख के ऊपर मुज़ाकरात हुए। शाह महमूद जैसे बड़े लीडर इनकी पार्टी के, वो उसमें डेलीगेशन में थे मुज़ाकराती, तो उन्होंने कहा कि हम 80% अपने अहदाफ हासिल कर चुके हैं और करीब थे। और 80% बहुत होता है। देखें, दोनों फरीक़ैन अपने अपने पॉइंट्स लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है इनका तो मंजिल मिल रही थी, लेकिन जो इनके लीडर हैं उन्होंने वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए सब ख़त्म कर दिया। फिर इसी तरह मैं आज आपके प्रोग्राम में ये बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ज़ाहिर है PTV सबसे ज़्यादा देखा जाता है। फिर 26वीं आईनी तरमीम के वक्त आमिर डोगर साहब ने फ्लोर पे कहा कि अगर ये तरमीम है तो हमें इस पे एतराज़ नहीं है। फिर इन्होंने कुछ उसमें अमेंडमेंट भी पेश की। फिर एक दिन उसको डिले किया गया कि अडियाला जाके मिलकर आए। जब वहाँ से मिलकर आए तो मुंह पे नो लिखा हुआ था। फिर वो चाहते थे कि चीफ जस्टिस की जो फाइनलाइज करना है उस कमेटी में बैठे, तो फिर सलमान अकरम राजा की तरफ से जो है मना आ गया। फिर अब जो है जिस दिन इनको 26 नवंबर जब आई है, तो बैरिस्टर सैफ कैसे आए? हेली भेजा हुकूमत ने। उस वक्त भी मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि अदालत का भी हुक्म आ गया था कि नहीं करें, और इन्होंने इजाज़त भी नहीं ली हुई थी। फिर भी इन्हें संजानी की ऑफ़र की हुई थी। इनको खुद भी मालूम है कि पीसफुल असेंबली का कानून पास हो चुका है। फिर बैरिस्टर गौहर को भी बाकायदा अडियाला जेल भेजा जा रहा था कि आराम से एक रास्ता निकल आए, लेकिन बैरिस्टर गौहर को ये लगा कि संजानी चले जाओ, बेगम साहिबा को हिदायत थी नहीं। तो एक आदमी मुसलसल मुज़ाकरात खराब करता है, सेकंड लीडरशिप मुज़ाकरात चाहती है, और अभी भी जब वो कह रहे हैं तो बड़े अरसे के बाद उन्होंने कहा, वरना आप सारे इनके पुराने रहनुमाओं के बयानात निकालें, कोई हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तो आप ये समझते कि अब ये मौका है कि ये खुद कह रहे हैं तो उसको कैश ऑन करना चाहिए। तो अब हम 13 दिसंबर में बैठे हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि जब जंगें हो रही होती हैं मुल्कों के दरमियान, उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, तो बिल्कुल आपने एक सही रास्ता इख्तियार किया है कि आपने बाकायदा एक लिस्ट बना ली है कि गन शॉट से कितने जख्मी हैं, क्या है, और आप लोग के बकौल कितने लोग जो हैं उस दिन गोलियों से जिनकी जाने गई हैं उनकी भी लिस्ट बना ली है, और अदालत भी चले गए। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि हम सबकी सियासत इस मुल्क के लिए है ना। यस, तो आप आए हैं मुज़ाकरात पे, बहुत अच्छी बात है, हुकूमत को भी देखना चाहिए। और मेरी तो एक राय है कि दोनों पार्टीज के दरमियान ये बात तय होनी चाहिए कि जब तक मुज़ाकरात होंगे कोई भी किस्म का स्टेटमेंट बाहर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा मैं खोसा साहब आपसे जानना चाहूंगा, आपने गुफ्तगू सुन ली शैला रजा साहबा की, आपने बात की कि मुज़ाकरात भी साथ हो सकते हैं और मुतालबात भी साथ साथ चल सकते हैं, साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की भी बात की। आप नहीं समझते कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए अगर मुतालबात को जरा थोड़ी अरसे के लिए पीछे रखकर मुज़ाकरात पे फोकस किया जाए तो बेहतर नहीं होगा? क्योंकि वक्त बड़ा कलील दिया गया है। 15 दिसंबर को आप लोगों ने अपना इवेंट रखा है और 16 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का कहा, और आज 13 दिसंबर है, तो ये डेट तो आई खड़ी है। आप नहीं समझते कि दोनों पार्टीज के फरीकैन के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट है, पोलराइजेशन है, और जैसे शैला साहबा ने कहा कि जो सेकंड टियर की लीडरशिप है वो
मुज़ाकरात की बात करती है, लेकिन खान साहब की आज भी मैं अली जफर साहब को सुन रहा था, आप लोगों के पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि पहले इन मुतालबात पे अमल होगा फिर मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो ऐसे माहौल में फिर आप नहीं समझते कि थोड़ा सा हर किसी को एक एक स्टेप पीछे लेना चाहिए? कौन सा साहब? देखें, ट्रस्ट डेफिसिट तो बिल्कुल है, इसमें कोई शायबा नहीं है। देखें, जिस अंदाज से आप जानते हैं कि फॉर्म 47 के ज़रिए जो 17 सीटें जीतने वालों को वज़ीर आज़म है और 180 सीटें जीतने वाला जो है वो अडयाला जेल में है। यकीनन एक मैंडेट पर बहुत बड़ा डाका पड़ा। हम आज भी कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें ताकि वो ऑडिट करा ले इलेक्शंस का, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चलें, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर जिस अंदाज से इन्होंने जो है 26वीं तरमीम की है वो आपके सामने है, वो इंतहाई शर्मनाक, और पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख में शायद बदनुमा दाग होगा कि जो है किस तरह से जो है लोगों को, सेनेटर्स को उठाया गया, किस तरह से MNAs को उठाया गया। इनके पास मुसल्लमा तौर पर इनके पास जो है 2/3 नहीं थी जो कि रिक्वायर्ड थी 26वीं तरमीम के लिए। इसके बावजूद के मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी इन्होंने धोखा किया कि उनका एक बिल जो है मदरसा बिल उनका पास किया, जो अब जो है सदर साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया। चले, उनके वोट भी अगर निकाल दें तो फिर अख्तर मैंगल साहब के वोट वो अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहे थे और उनको जो है वहाँ सेनेट की लॉबी से भी निकाल दिया गया और बाद में उनके 2 सेनेटर्स को व्हील चेयर पर लाकर जिस तरह से वोट दिलाए गए और लोटाक्रेसी को जन्म दिया। हमारे 5 MNAs को जो है असेंबली में लाकर उनको जो है टर्न कोट कराकर उनके जिस तरह से वोट लिए गए और बाकी कुछ लोगों को रिजर्व में रखा गया था। उन्होंने तो वोट नहीं, 5 लोगों ने तो डाले ना जी सर, 5 ने डाले, कास्ट किए। अच्छा, हमारे 5 ने कास्ट करवाए इन्होंने, उसी से तो इनके पूरे हुए, वरना तो पूरे मौलाना साहब के मिला के भी नहीं होते थे। अच्छा, लिस्ट तो खोसा साहब लंबी है, आपकी भी तवील है और इनकी भी तवील है। सर, ये जो ग्रीवेंसेस की लिस्ट तो तवील है, मैं ये कह रहा हूं कि कैसे ओपन माइंड के साथ बातचीत पे बैठा जा सकती है? सारी बातें तो अक्रॉस द टेबल होंगी ना सर। हाँ, जितने आपके गिले शिकवे, जितने इनके गिले शिकवे। अनवार एक मिनट अनवार, एक मिनट। अभी शैला बीबी ने सही कहा, अगर इनके कायद अल्लाह ना करे पहले अंदर हुए हैं, मैं इनके वकील रहा हूं थ्रू आउट, इसी तरह नवाज शरीफ अंदर भी रहे जेल में भी और फिर मुल्क बदर भी रहे। मुशर्रफ साहब ने से 10 साल की वो माफी नामे लिख कर जो है वो सरूर महल में गए, वो भी हमारे सारों के सामने है। और इसी तरह अगर इनके कायद मौजूद ना हो, कम अज कम इमरान खान साहब को ये छोड़ सकते हैं और वो हुकूमत ही के सवाबदीद पर है। ये कहना कि अदालत के दस्तरस में है, बिल्कुल गलत है। अच्छा। अदालत में वो तमाम जो मुकदमात थे या वो बरी हो चुके, चाहे वो जो है साइफर का केस था, चाहे वो इद्दत का केस था, और बाकियों में जमानत पर है। मैंने खुद जमानतें करवाई हैं। जब आखिरी केस में उनका जो है रिहाई रोक कर जाती है तो फिर 1.5 साल बाद एक और केस बना देते और वो 494 में वापस भी हो सकता है, 169 में हुकूमत की सवाबदीद पर है, वो मुखलिसी हो सकती है। और इसी तरह जिस तरह शैला बीबी कह रही है, वो हेलीकॉप्टर नहीं भेजा था, जेट दिया था और फौज ने जेट दिया था जिसपे बैरिस्टर सैफ आए थे और बाद में जो है गौहर जाके वहां मिले थे। और वहां भी क्या हुआ था, यही हुआ था ना कि इमरान खान को ये छोड़ने को तैयार थे। इन्होंने कहा 20 दिनों के अंदर करते हैं। खान साहब ने कहा चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट है मुझे छोड़ें, मैं जाके खुद 24 तारीख को डी चौक पर ऐलान करूंगा कि मुझे मुखलिसी हो गई है, बाकी चीजें जो है हम गुफ्तो शुनीद के जरिए तय करेंगे, और वो मौखिर कर देते। इतनी सी बात थी जिस पर ये जो है सारा ये फसाना और फसाद मचा और जिस पर कत्लो गारत करी हुई और पाकिस्तान बदनाम सारे दुनिया में। आपका सर, तो ये इसलिए इमरान खान को छोड़ने में कोई ऐसी रुकावट सर आपका नहीं है सिवाय इसके कि हुकूमत जिद कर रही है। चले कोसा साहब, सर आपका नुकता कैसर शेख साहब हमें ज्वाइन कर लिए, चूंकि हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कैसर शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसर शेख साहब मेरी आवाज आ रही सर आप तक? जी कैसर साहब की ऑडियो मैं नहीं सुन पा रहा। कैसर साहब सवाल सर ये है, आप लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शैला रजा साहब हैं। लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हुकूमत के लिए
जो है वो अब स्टेप हुकूमत ले लेना है, बॉल आपकी कोर्ट पे है। उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से जो मुज़ाकरात हुए संजानी में, जब वो आ रहे थे धरना लेके कि वहां बैठा जाए या डी चौक आए, उसकी सारी पूरी एक हमें टाइमलाइन बताई है। साथ में उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने जो है वो बहुत सी पीटीआई के लोग जो हैं वो जेर हिरासत है, उन पे जो केसेस चल रहे हैं, मुतालबात भी सामने रखे हैं। आप हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं, अब पीटीआई भी राजी दिखाई दे रही है। आप समझते हैं कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, माजी में आपकी भी बहुत से गिले शिकवे हैं, खोसा साहब ने भी यहां पर रिपीट किए कि इनके भी बहुत सी आपसे शिकायतें हैं, आगे बढ़ा जाए, आप लोग भी कोई कमेटी तश्कील दें ताकि बातचीत शुरू हो। कैसर शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने बड़ा अच्छा रखा है। देखिए, मैं तो हमेशा आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूं, देखिए हम एक ही लोग हैं, यानी कि अपना मुल्क है हमारा सब। हम ये देखिए ना, अगर पाकिस्तान और इंडिया में आपस में जंगें हुई, उसके बाद भी टेबल पे बैठना पड़ा ना, आके मेज पे बैठे और मुज़ाकरात हुए। वर्ल्ड वार सेकेंड हुई, उससे बड़ी जंग तो नहीं हो सकती ना। उसके बाद भी क्या हुआ कि टेबल पे बैठे ना, मुज़ाकरात हुए। तो ये हम क्यों जिद में एक दूसरे के साथ, हमें चाहिए कि मामलात की मामला फहमी करें। हमें पॉलिटिशियन का काम ये होता है कि सुलझाएं मामलात को। हम यही आर्ट होता है पॉलिटिशियंस का। हमने तो सिर्फ झगड़ा एक दूसरे के साथ, मैंने देखा है 2014 से पिछले 10 साल हो गए। मुझे बता दीजिए कि पीटीआई कभी भी टेबल पे आई, मेज पे आई। जब वो हुकूमत में रहे, हम अपोजिशन में थे, तब भी हम यही कहते रहे कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, आके बैठे मिलजुल के साथ समझें कि मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना है। ये मुझे आवाज जो है ना गूंज रही है मेरे कानों में। ओके सर, आपकी आवाज ठीक आ रही है, आप प्लीज बात कीजिएगा सर। जी अच्छा, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ अनवार कि देखिए, मुज़ाकरात के अलावा, आपस में बैठने के अलावा कोई और तरीकाकार निकला ही नहीं आज तक। तो कोई और तरीका या तो ये बता दे। अब अगर यही है कि किस तरह इनिशिएट किया जाए, हम सब इलेक्टेड लोग हैं, असम्बली में इदारा है, असम्बली से बेहतर और कौन सा इदारा हो सकता है कि वहां बैठ के आपस में 5 टुकड़ी मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है। कैसर शेख साहब, 5 टुकड़ी मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है, जिसमें आपके जो नेशनल असम्बली में कोलीग्स भी हैं, उसमें जो है वो असद कैसर साहब हैं, उसके अंदर हामिद रजा साहब हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो है वो और अहम भी अरकान हैं। तो आप समझते हैं कि आप लोग भी कमेटी दे ताकि मामलात आगे बढ़ें? और खोसा साहब कह रहे थे जब आपने ज्वाइन अभी किया हमारे प्रोग्राम को कि बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो हुकूमत जो है वो भी जेस्चर दे सकती है। उनके बहुत से मुकदमात में बेल्स हो गई हैं और जो बाकी मुकदमात हैं वो अभी चल रहे हैं। साथ में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके हवाले से भी इन्होंने बात की। नहीं, देखिए, इन्होंने टीम तैनात कर दी है, बड़ा अच्छा किया है। मैं समझता हूँ यही तरीकाकार है, तैनात की है। हम तो पहले दिन से ही इनसे यही कह रहे, यही जिद कर रहे थे कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है। एक तरफ तो उनकी मुखालफत में दिन रात सोशल मीडिया पे मुखालफत हो रही है, और फिर वो कहते हैं हम उनके साथ बैठे। उनका क्या काम? उनका तो नहीं, ये तो सियासी लोगों का काम है। हम सियासतदान हैं, आपस में एक दूसरे के कोलीग हैं, मिल के बैठते हैं। कोई एक पार्टी से है, कोई दूसरी पार्टी से है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम आपस में झगड़ा ही करते रहे। मुल्क को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। तो ये कोई इसमें जिदबाजी नहीं है। गलतियां हुई होंगी, सबसे हुई हैं, लेकिन ये पार्टी तो 10 साल से कोई और काम करती नहीं है, सिर्फ यही धरने देते हैं, जाके एहतजाज करते हैं। ये एहतजाज वाली पार्टी है, ये इनके पास मफाहमत वाली बात ही नहीं है। पता नहीं क्या वजह है, ये हर चीज को जंग समझ लेते हैं। जैसे कोई ये देखे ना, हमें मिलजुल के क्रिकेट की अक्सर मिसाल देते हैं खान साहब। अब मुझे बताइए कि उसमें कोई एक अंदर ग्राउंड मैदान के अंदर बातचीत होती है ना, कौन सा झगड़ा होता है कि जब बाहर निकलते हैं सारे दोस्त हो जाते हैं। तो यहाँ भी हम कोलीग हैं, इख्तिलाफ राय है, कौन सा लंबी बात है। आपके ये कानून तो की अमलदारी होगी, कानून के मुताबिक फैसले, और अदलिया को मानना पड़ेगा, इदारों को मानना पड़ेगा। इदारों की ताजीम जो है, हर इदारा अपने रहे ऑर्बिट में, और हम उनकी तकरीम करें। हम अगर आपस में, मैंने किसी दूसरी दुनिया के मुल्क में नहीं देखा कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर रहे हैं। ये 9 मई में क्या हुआ? यही हुआ ना कि अपने आप पे चढ़, अपनी फौजों पे चढ़ दौड़े। तो इस तरह तो नहीं काम बन सकता ना। समझना पड़ेगा कि मुल्क को आगे ले जाना है। मुल्क बहुत पीछे रह गया है,
हमारे पड़ोसी हमसे बहुत आगे बढ़ गए हैं और अब हम होश के नाखन लें, लोगों का ख्याल करें जो गुर्बत की लकीर के 10 करोड़ बंदा नीचे है, कोई उनके लिए बैठ में असेंबली में बैठ के बातचीत कर लें और हमें आपस में यानी गुफ्तगू तो करनी ही करनी है, ये उसके बगैर कोई और चारा ही नहीं है। इनको समझ आ गई है तो अच्छी बात है। हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं इनसे कि आइए, जब अपोजिशन में थे तो कह रहे थे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। जी शैला साहब, आप क्या कहेंगे? आपने दोनों पोजीशंस आपके सामने, खोसा साहब की बात और कैसर शेख साहब की। खोसा साहब से मैं बड़े अदब से, क्योंकि उन्होंने दस्त बदस्ता सलाम किया था तो मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। खोसा साहब, आप तो खुद हमारे साथ वकील थे जरदारी साहब के, और नैब के में हम खड़े होते थे इस्लामाबाद में। आप खुद लड़ रहे थे केस के, ये बिल्कुल बेजान केस है जिसमें पीटीआई गवर्नमेंट में जरदारी साहब को खामखा ला के कैद किया गया है। तो देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप जद्दोजहद में शरीक रहे हैं, उसमें ये एक आम सी बात है। तो क्या एक लीडर को ये ज़ेब देता है कि वो अपने लोगों को जिहाद के और इसके नाम पे निकलवाए और फिर सेकंड लीडरशिप उन्हें छोड़ के भाग जाए, पिटवाए? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो गिरफ्तार हैं, उनको साबित कदमी से रहना चाहिए। ये इस तरह से बार बार कि मुझे गिरफ्तार किया गया था, तो मैंने पहले कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो ये होगा, और अगर आप दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो ये होगा, अब मुझे छोड़ो वरना ये होगा, हम बैठे रहेंगे, हमारे जनाजे पढ़ लेना। इस तरह नहीं होता है। आप सबको मालूम है कि हमारे मुल्क का एक तरीक़ाकार है। आप पता नहीं किस सोच में बानी पीटीआई के वो समझते हैं कि इनकलाब आ जाएगा। जब पहले धरना दिया था तो कहा अब ये पीटीवी पहुंच गए हैं और अब बहुत जल्दी जो है वो वहां पहुंच जाएंगे। वो भाई नहीं आ रहा इनकलाब कि पुलिस वालों को मारो, वर्दी उतार दो, आईजी मैं तुझे यूं कर दूंगा, दरख्त जला दो और घुस जाओ, डी चौक पे बैठ जाओ। इससे इनकलाब नहीं आते। देखिए, आपने अपने कारकुन है ना, उन्हें अनगाइडेड मिसाइल कर दिया। जिसका जो दिल चाहता है बोलता है, जिसका जो दिल चाहता है वो टिकटॉक बना के डालता है। तो इसी वजह से न कारकुन सेकंड लीडरशिप पे एतमाद कर रहे हैं, न सेकंड लीडरशिप पे लीडर एतमाद कर रहे हैं। तो बेहतर यही है, जो मैं अर्ज करूंगी, कि पार्लिमानी कमेटी के ऊपर एतमाद किया गया है, पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी में, और कहा है कि जो चेयरमैन साहब के कहने पे बनी थी, खुर्शीद शाह साहब जी कहा है कि इसको भी बुलाएं। तो सेकंड लीडरशिप इनकी चाहती है, लेकिन मैंने बार बार कहा कि कहीं खोसा साहब ये बताइएगा, ये जो शैला साहब ने दोबारा पॉइंट रिपीट किया कि जो सेकंड लीडरशिप है वो चाहती है कि मुज़ाकरात हो जाएं। बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से कल मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा था कि वो शायद कह रहे हैं कि ये गुडी गुडी एटमॉस्फेयर बाहर लग रहा है। इसकी वजाहत कीजिएगा कि कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं है। दूसरा, जो स्पेशल पार्लिमानी कमेटी है खुर्शीद शाह की सरबराही में, क्या वो फोरम हो सकते हैं? वहां पर आपके असद कैसर साहब और बैरिस्टर गौर साहब पहले तो मौजूद थे, नुमाइंदे मौजूद हैं, उमर अयूब साहब, क्या उसको दोबारा से खड़ा किया जा सकता है और वहां पर मुज़ाकरात हो जाए उस कमेटी के तवज्जुह से? खोसा साहब देखें, एक बात मैं आपकी तरह, शैला बीबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा का भी वकील रहा हूँ, मोहतरम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का भी रहा हूँ, और इनके तमाम तकरीबन कायदीन, डॉक्टर आसिम हो, अपना शर्जील मेमन हो, जितने भी इनके कायदीन हैं। मैं देखें, एक बात ज़रा मुस्लिम लीग नून की ज़रा आप देखें कि PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 सफ़ा नंबर 1 पैरा नंबर 98 से 102 तक 4 पैरे जरा पढ़ ले। असगर खान के केस में रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को इन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है और इसलिए इसका रास्ता रोकने के लिए IJI बनाई। जनरल असलम बेग ने ये बयान सुप्रीम कोर्ट में दिया। जनरल असद दुरानी ISI के DG थे, उन्होंने बयान दिया, बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में दिया। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने पैसे लिए मेहरान बैंक से, वो उसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, लाखों रुपए लेने वालों में।
और मुस्लिम लीग नवाज उस वक्त जो है वो माशाअल्लाह गुलाम इसहाक के कहने पर और असलम बेग के कहने पर और आईजीआई को रूल लीड करने का और सिक्योरिटी रिस्क मुतसवर करते हुए बेनजीर भुट्टो को, मैं तो हैरान होता हूं जब सर वो तो कह रही COD हो गया ना। मुझे हैरत होती है कि ये कैसे आपस में कैसे बैठते हैं ये, क्योंकि का हमेशा वतीरा यही है, हमेशा वतीरा इनका मुस्लिम लीग नून का यही रही है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, इन्होंने जो है भुट्टो के फांसी पर इन्होंने जश्न मनाए, इन्होंने जो है पूरी पाकिस्तान के लिए जान दिया ना हमेशा। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के लिए जान दिया ना, नून लीग से लड़ने के लिए तो नहीं दी ना। खोसा साहब इन सारे वाकयात के बाद आप गवर्नर रह चुके। मैं आपके माफ कीजिएगा, मैंने तो आपकी बात में मुदाखलत नहीं की, आपको अगर करना है बात तो कर लीजिएगा, मैं चुप कर जाता हूं, बहन है मेरी, आप कीजिएगा बात फिर। सर वो यही कह रही है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गई ना हमारे और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, और आप उसके बाद भी पार्टी में रहे, वो ये कह रही थी, आप शायद सुन नहीं पाए। मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, ये सब हुआ है जो आप तारीख बता रहे हैं। और भाई सुन तो लो जरा, फिर सुनने का जरा हौसला भी करें ना। मुस्लिम लीग नून ये कैसर साहब जो बात कर रहे हैं ना कि हमारा काम जो है हमेशा पीटीआई का ये रहा है, पीटीआई का ये रहा है, माफ कीजिएगा मुस्लिम लीग नून की अगर आप सारी तारीख देख लें तो उन्होंने यही काम किया है। तो सर पूछते थे जो है कैसर शेख साहब से पूछ लेते हैं, भी उन्होंने किया है, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी उन्होंने हमला किया है, उन्होंने इदारों को भी अपने जेर नगीन किया है और उन्होंने सियासतदानों को भी सभी को अंदर किया है। ये जो नवाज शरीफ मोहतरम जरदारी साहब के और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा या पीटीआई पीपल पार्टी के केसेस थे, ये माफ कीजिएगा नवाज शरीफ के दौर में किए हुए थे, ये कोई पीटीआई के दौर में नहीं हुए थे। ठीक है, तो तारीख को जरा मसख ना करें खुदारा, ये इनका जो संगम है ये बिल्कुल नाजायज संगम है इन दोनों का। और जो सर आप अपनी और मुज़ाकरात की बात तो हो नहीं सकी हमारी, लेकिन मैं चाहूंगा कैसे शेख अब आ जाइएगा सर, मैं जरा कैसे शेख साहब का नुक्ता ले लूं सर। मैं भी एक बात कहना चाह रही हूँ, ये लड़ रहे थे ना केस, इसके इनमें जान नहीं है क्यों गिरफ्तार किया गया। जी जी ठीक है, वो आपका नुक्ता आ गया था। कैसे शेख साहब आपकी हिस्ट्री, अरे बाबा इन केसेस में भी कसम ले लो कि जान नहीं है। कैसे शेख साहब, सर ये जो एक केस में भी जान, खोसा साहब ने जो सर पीएमएलएन के हवाले से बात की, जरा जवाब दीजिएगा, आप बड़े पुराने गार्ड हैं पीएमएलएन के। जी देखिए ना खोसा साहब ने जो बात की, हम पार्टियों ने सीख लिया ना, अगर आपस में टसल करते रहे तो बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। अब हमने जब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया है तो सीख लिया ना पार्टियों ने, आप भी सीख लें, आप नई पार्टी हैं कंपैरेटिवली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि झगड़ा करके करेंगे क्या? आखिर में वर्ल्ड वार 2 के जो आपस में मुखालिफ थे, दुश्मन थे, वो बैठ गए, उससे ऊपर आप पाकिस्तान और इंडिया ने 2 वार की, उसके बाद बैठ गए। मुझे समझ नहीं आती हम किस बात पे झगड़ रहे। और आप अगर हर वक्त सिर्फ झगड़े की बात करते हैं या एहतजाज की बात करते हैं, किससे एहतजाज कर रहे हैं? आप आइए बैठिए। मैं हमेशा कहते, जब मैं फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था तो आपकी पार्टी को कहता था कि जितनी भी इकानमी पे बातें हैं ना, आइए एजेंडा भी आप बना लें, आज बैठिए, मुल्क के बेहतरी के लिए बात करें। अब इसके बगैर हम क्या, हमने झगड़ा कर करके रिजल्ट क्या दिया? अगर आपने कहा कि बाइकाट किया जाएगा, अगर आपने कहा कि सिविल नाफरमानी करें, अगर IMF से कहा कि कर्जा ना दे, तो क्या किसका फायदा किया अपने अपनी हुकूमत जो है, यानी KPK में 12 साल से आपकी हुकूमत है वहाँ, तो वहाँ कोई बेहतर लॉ एंड ऑर्डर हो गया, वहाँ कोई एजुकेशन ठीक हो गई, वहाँ कोई चीज़, वो तो एक मॉडल बनाए ना, करे। मैं नहीं कह रहा कि हमने बहुत कमाल कर दिया, गलतियाँ हुई हैं और हम सब ने सीखना है, हमने सीख लिया है, आप भी सीख जाएंगे जल्दी। उसके बगैर चल नहीं सकता। और लोगों के लिए बात करें, कोई बात करनी है, ये सारी बहस में जो अभी हम आपस में कर रहे हैं, इस बहस में लोग जो हैं वो तो रुल रहे हैं ना, उनके पास एजुकेशन है, बच्चे तालीम नहीं पा रहे और लोगों को रोजगार नहीं है। वादे तो हम करते हैं जब असेंबली में आने के लिए कि हम तो बड़ा अच्छा करेंगे, इकानमी को अच्छा करेंगे, रोजगार प्रोवाइड कर, वहाँ आगे भूल जाते हैं। यहाँ एक दूसरों से पता नहीं क्या हमें दुश्मनी हो रही है। और खास को PTI ये अभी 26वीं अमेंडमेंट हुई ना, तो सारी पार्टियां एक तरफ थी और आपकी पार्टी की भी सेकंड लीडरशिप
हमारे साथ बैठ के उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम बैठ जाते हैं एक जगह और वहां पे अपना एहतजाज कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? खा मखा की टसल। इसका क्या हुआ? नतीजा कुछ अब हुआ? वे फॉरवर्ड और किया आगे कैसे क्या शेख नतीजा साहब? होना है? सर अब और आगे कहते हैं- कैसे बढ़ा जाए? मेरा तो सवाल ये है कि अब बुनियादी नुकते कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। कमेटी बन गई है, क्या आप जो बात कर रहे थे, आपने कहा आप फाइनेंस कमेटी के जब चेयरमैन थे, अब तो इन्होंने 5 रुकनी कमेटी बनाई है, तो आप लोग जो है इस पे इनिशिएटिव को सीज तो अच्छा किया ना, अच्छा किया। मैं तो अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने अच्छा किया है और ये इनको समझ आ गई ना कि इससे मसाइल इस तरह हल होंगे। अच्छी बात है, हम भी कह रहे हैं हम भी कमेटी भी बनाएंगे और हम तो हर वक्त इनको अच्छा। वेलकम करते रहे कि हम बातचीत करना चाहते हैं। डायलॉग के बगैर नहीं हो सकता कोई और हल। कोई भी कहता है, अगर हमारी पार्टी कहती है वो भी गलत है और ये तो कहते ही रहे हैं, और इन्होंने तो हमेशा ही गलती की है और अब भी तो अब सीख लें, बेहतर कर लें, अपने आप को आ जाएं। हम एक ही लोग हैं, इलेक्टेड हैं सारे, उसमें इख्तिलाफ राय हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मुल्क को तो आगे बढ़ाना है, मुल्क तो सबका है ना। ओके, शैलेश साहब वो कह रहे हैं ये जो आपका और सारे मीडिया का इत्तेहाद elected है, होते तो और जो क्या खोसा चाहिए साहब ने था? कहा वो गैर फितरी है, जो खोसा साहब कह रहे हैं। अब हम कोई हुकूमत तो नहीं है ना, एक स्प्लिट मैंडेट था। खोसा साहब खुद 2018 के इलेक्शन के बाद कहते थे कि आरटीएस बिठा के ये हुकूमत बनाई गई है, और ज़हीरुल इस्लाम ने भी कहा था कि थर्ड ऑप्शंस हैं। खोसा साहब इस पे बात करते थे कि कैसे जहांगीर तरीन के जहाज़ उड़ाए गए। तो अब जो भी स्प्लिट मैंडेट आया है, खोसा साहब मुझे बताएं क्या पार्लियामेंट को ताला लगा दें? फ्लोर ऑफ द हाउस भी चेयरमैन ने कहा था कि पीटीआई अगर बनाएगी हुकूमत तो हम उसकी भी कैबिनेट का पार्ट नहीं बनेंगे, इसी तरह हम सपोर्ट करेंगे। तो रास्ता निकाला है ना कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम चले, अदरवाइज पीटीआई के कायद तो ख्वाब देख रहे थे जनरल फैज के साथ मिलकर सदारती निज़ाम के। तो इस मुल्क को पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत चलना है। अगर आप बनाते हुकूमत, हम जब भी करते, और अभी भी मैं ये समझती हूँ कि हमें आगे बढ़ना है। भुट्टो साहब के कत्ल में जो जो लोग शरीक रहे, बीबी साहिबा के कत्ल में जो जो लोग शरीक रहे, जरदारी साहब के गिरफ्तार जेल रखने में जो जो शरीक रहे, इस पाकिस्तान के लिए हमने सबको माफ़ किया है और जमहूरी अमल को आगे बढ़ाया है, और यही रास्ता है। अगर हम यही करते रहे कि एक शख्स की खातिर आप सब कुछ तबाह करते चले आएंगे तो ये गलत होगा। बहुत ज़्यादा टेररिज्म केपी में हो रहा है, फिरका वारियत हो रही है। मैं समझती हूँ कि हम सबको अपनी तवज्जो वहाँ करनी ये चाहिए। बहुत अहम नुकता है। टुवर्ड्स द एंड खोसा साहब, सर वे फॉरवर्ड इख्तिसार से बताइएगा, फिर हमने सर क्लोज करना है। आपसे स्टार्ट किया था, आपसे क्लोज कर रहे हैं खोसा साहब। बड़ा अनवार बहुत वे फॉरवर्ड है। वो पीएलडी 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 उस पर अमल कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट का, आईएसआई का, आर्मी का कोई काम नहीं है सियासत में दखल देने का, और हल्फ की पासदारी करें अपना, और आइन ही में सारे हल मौजूद हैं। आइन के दायरे हदूद और उसके लिए सारे इदारे काम करें, पाकिस्तान फले फूलेगा। आपने जो बात की है उस पे तमाम सियासी जमातों को भी फिर इसी नुक्ते पे कायम रहना जब तक चाहिए। उनकी गोद में है उस वक्त जी। तक खुश नहीं होना हाँ, चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो जो सहूलतकारी है कभी एक जमात दे रही है, गोद कभी से दूसरी फिसल जमात दे पड़े, रही है। गोद से फिसल पड़े तो रोना नहीं चाहिए। अब बैठते जो ये अच्छा, शैलेश बैठते है- हम खुद नहीं है, पॉलिटिशियन बैठते नहीं है। हाँ। और नाम है एस्टेब्लिशमेंट का। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि किसने मना किया हम सबको पॉलिटिशियन। Yes। हम आपस में बैठ जाए ना और मसले का हल निकालें। नाम आप इल्जाम लगा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट में। चल, ये वक्त खत्म हो सारे जा रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं और इतने काबिल लोग हैं। अच्छा, खोसा अच्छा, साहब इल्जाम है। जैसे, खोसा साहब जैसे काबिल चल, वक्त लोग खत्म। ये बैठने को क्या तैयार सर, नहीं। यार, कभी चल, तैयार हो जाते हैं, कभी फिर वापस हो जाते क्या हैं। सर, यार, वक्त मत खत्म हो करो। जा रहा है, वक्त खत्म हो पानी जा रहा अभी भी है। नाराज हो गए ठीक है, आपकी तरक्की रहेगी, आप वजीर रहेंगे। खोसा साहब, आपकी आपका तरक्की बहुत रुक चुकी है। और कैसे बशर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पर हम गुफ्तगू को पजीर करेंगे। जो पहला ऐसा था, दोबारा लौट के आते हैं एक वक्फे के बाद। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया है मिलिट्री कोर्ट्स में जो केस चल रहे हैं 85 कि वो फैसला सुना सकते हैं। क्या फैसला है, इस हवाले से हम बात कर रहे होंगे, जो उसके तकनीकी नुकात हैं। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। सदका मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आईनी हक। खबर क्या है और तज्जिया किसे कहते हैं? खबर चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी। कौन बताता है और कौन बनता है खबर? पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में
खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहती। सियासत टुनाइट अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शमाइला चौधरी के साथ। हमेशा की तरह पीटीवी न्यूज पर जिम्मेदाराना सहाफत और हालात हाजरा की पुरवकार रवायात दिए हम ला रहे हैं आपके लिए खबर और तज्जिए का एक नया और मुनफरिद अंदाज, सहाफती तहकीक के जदीद असलूब लिए, इख्तलाफ राय तवाजुन के साथ, नई शुरुआत एक मंतकी पैगाम के साथ। झूठ पे लगेगी सच की जर्ब, बेनकाब होगा झूठा बयान, तनकीद होगी शाइस्तगी से और तज्जियात एतदाल से। तुर्श हकाइक में होगा तंज भी मज़ाक भी। हालाते हाजरा जिद्दत के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम ब्रेक पर जाने से कबल आपको हमने बताया कि हम जो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आज फैसला दी है, 7 रुकनी बेंच ने आज इस मामले को सुना जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे थे और उन्होंने फौजी अदालतों को मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। ये जो फैसला आया सामने उसके चीदा चीदा नुकात हम आपके सामने रखते हैं। ये जो इंटर कोर्ट अपील की गई थी उस पर समाअत की गई। वजारत दिफा की जानिब से वकील ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए और जो फैसला सामने आया उसमें मशरूत इजाज़त दी गई है। इसके हवाले से ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। 85 के करीब जो मुल्ज़िमान हैं उनके फैसला सुनाना था, क्या उनको वन टाइम रिलीफ मिलेगा? और अब इस जो मुकदमा है इसकी समाअत जो मौसम सरमा की तातीलात है उसके बाद रखी गई है। हाफिज एहसान खोखर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाफिज साहब, ये जो फैसला सामने आया है इसकी जरा अहमियत और अफादियत के हवाले से हमें बताएंगे, क्योंकि ये मामला जो है वो काफी अरसे से रुका हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, एक तो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो 23 अक्टूबर 2023 को फैसला किया था कि जिसने 1967 के अंदर 2 अमेंडमेंट्स आई थी पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के अंदर, 2D1, 2D12 और उसके साथ सेक्शन 59(4) के अंदर आया था कि कोई भी ऐसा शख्स आर्मी का रिटायर्ड ऑफिशियल है या आर्मी के अंदर जो है वो एज ए सिविलियन काम करता है या कोई भी ऐसा शख्स जो फॉरेनर है और वो पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ या पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करता है या म्यूटिनी करवाता है, या कोई एक ऐसा शख्स जो है जो आर्मी का रिटायर्ड ऑफिशियल जो है वो ये म्यूटिनी के अंदर या मिलिट्री लॉज की वायलेशंस के अंदर आता है, या ऐसा सिविलियन जो है कि जो आम शहरी है लेकिन वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर या रियासत के खिलाफ या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, या उसके बाद ये है कि जो आपकी आर्मी के अंदर जो है उन लोगों को बगावत पे उकसाता है या उनको फैसिलिटेट करता है या उनको कुछ चीजें corroborate करके देता है, वो सारे के सारे लोग जो थे वो 1967 के अंदर अमेंडमेंट आई कि उनको मिलिट्री लॉज के अंदर भी लाया जा सकता है। यानी कि मिलिट्री लॉज का मतलब पाकिस्तान आर्मी एक्ट, उसके बाद आपका नेवी और लॉ है और आपका एयरफोर्स का लॉ जो है। और ये चीजें जो थी 67 से 2023 तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर गाहे बगाहे जाती रही थी और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कभी इन सेंटेंसेस को अपहोल्ड करती रही थी या हाई कोर्ट्स, और कभी उनको मॉडिफाई करती रही है। और ये जो उनकी वायरीज जो थी वो भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो 1975 के अंदर चैलेंज हुई, जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने फैसला किया कि ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं जो 1967 जी आपने बात की और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 8 के अंदर जो थी वो प्रोटेक्शन थी, इन तीनों लॉज को शेड्यूल में डाला गया था। शेड्यूल 1 के अंदर जो है तो ये अमेंडमेंट्स ना अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ना इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है, ना ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ है,
और ना ही एक्यूज के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन है जो आर्टिकल 25 के अंदर है, बल्कि एक स्पेशल लॉ फॉर स्पेशल पर्पस और फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट और फॉर स्पेशल ऑफेंसेस जो है वो पाकिस्तान का लॉ ऑफ लैंड है। अब ये चीजें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 52 साल इन चीजों को जो है वो वैलिडेट करती रही है, कभी 5 मेंबर्स बेंच, कभी 7 मेंबर्स बेंच और कभी 14 मेंबर बेंच। अब जब ये 9 मई का इंसिडेंट आया और जिसके ऊपर दोनों साइड्स पे कॉग्निजेंस लिया गया, मिलिट्री एक्ट के अंदर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी लोग 103 भिजवाए गए और कुछ को जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर जो था उन्हें उनके अब ये 103 में से 85 लोगों की जो आज का फैसला उनको उस हवाले से फैसला सुनाया जाएगा जो 85 मुल्जिमान का। ये जी अनवार ये है कि ये जो आज का आया, पहले आया ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जब उस जजमेंट को 13 दिसंबर को सस्पेंड किया तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि जो आप समझते हैं कि जिनकी सजाएं कम है या उनको रिमिशन दे के छोड़ा जा सकता है, क्योंकि आर्मी चीफ के पास आर्मी एक्ट के अंदर रिमिशंस का भी एक लॉ के अंदर गुंजाइश है और वो दे सकते हैं, तो आप उनको छोड़ दें। आपने देखा होगा कि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर 18 लोग जो थे उन्हें छोड़ दिया गया और दूसरों के मुतालिक ये कहा गया कि जी आप उनके ट्रायल मुकम्मल कर लें लेकिन आप सेंटेंसेस उनकी अनाउंस नहीं करेंगे। अब जब वो मामला था तो जब लॉ जो है वो मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट पिछली जजमेंट को सस्पेंड कर चुकी है और ये लोग सारे इसके तरफ जो जा रहे थे वो कह रहे थे कि जी अब पहले 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का फैसला करें फिर ये सुने। और आपको याद होगा कि पिछले 2 दिन पहले फिर 20,000 रुपया फाइन करके उन एप्लीकेशंस को भी डिसमिस किया गया। तो जो एक्यूज के कुछ लोग थे उनका भी ख्याल ये था कि जी हमें सजाएं सुनाएं, क्योंकि उसके 3 फायदे थे। एक ये था कि उन्हें रिमिशन दी जा सकती हैं, दूसरा ये है कि उन्हें राइट ऑफ अपील है, राइट ऑफ अपील मिलेगा के अंदर ये फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और फिर उसके बाद ये है कि जब आप किसी को सजा सुना देते हैं मिलिट्री एक्ट के अंदर तो फिर आप उसको जेल शिफ्ट कर देते हैं और वहां पे मीटिंग्स वगैरह का एक जो प्रोसेस है जो अवेलेबल है उनके लिए। तो मैं ये समझता हूं कि आज का जो फैसला आया है वो बिल्कुल दुरुस्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इन अकॉर्डेंस विद लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन किया है कि ये कोई जवाब नहीं बनता था कि जी आप इस चीज को रोके रखें कि जी आप उन सेंटेंसेस को अनाउंस नहीं कर सकते जबकि लॉ ऑफ द लैंड जो है आपको इजाजत देता है। अब ये है कि उससे ये होगा कि कुछ लोग ऐसे आएंगे शायद उनकी रिमिशंस की वजह से जो है उनकी सजाएं कम हो जाए, या ये है कि राइट ऑफ अपील के अंदर चले गए। और दूसरा एक और अनवार एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, ये जो बात की जाती है कि जी देखें जी मिलिट्री के पास या आर्मी के पास वो कौन सी ऐसी एविडेंस है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कहते हैं ये लोग मुलविस हैं। तो जब वो रिकॉर्ड आएगा ना बाहर, जब वो रिकॉर्ड आएगा, वो सेंटेंसेस आएगी तो वो सारी फोरेंसिक एविडेंस आएगी। जब वो एविडेंस आएगी तो फिर पता चलेगा कि कौन सी ऐसी ग्राउंड थी जिसके बुनियाद के ऊपर जो है इनका ट्रायल किया गया और उसके ऊपर इनको सजाएं सुनाई गई। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी की सारी चीजें जो है उसका आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एक 7 मेंबर्स बेंच जो है, और दूसरा ये है कि ये जो बेंच बना हुआ है 7 मेंबर्स बेंच जो है ये आपका पहले ही बना हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो था जब आया था। तो इसको ये कह देना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आके ये फैसला किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसलिए उसके अंदर आ गया कि ये वो सारे जजेस ऐसे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बने हुए थे। और दूसरा ये था कि इसके अलावा वो दूसरे जज इसलिए आ नहीं सकते थे कि उन्होंने तो कुछ नहीं फैसला किया हुआ है और कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट छोड़ के चले गए हैं। तो आज का जो फैसला आया है इन अकॉर्डेंस विद लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन आया है और सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को मद्देनजर रख के फैसला दिया है। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जनवरी के अंदर मेरा ख्याल है इसको कंक्लूड भी कर देगी और बुनियादी तौर पे सवाल ये आएगा कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो 23 अक्टूबर का फैसला है वो जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक दफा चीज को इंट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दे तो क्या उसको मिनॉरिटी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को ओवर रूल कर सकता है। नंबर 2 इस चीज के अंदर ये है कि क्या ऐसा लॉ जिससे आपकी नेशनल सिक्योरिटी है उसको सिर्फ आप एक 9 मई के इंसिडेंट करके आप सारी की सारी जो जुरिस्प्रूडेंस है उसको ही आप किसी और साइट्स पे लेके जा रहे हैं। और तीसरा उस चीज के अंदर ये है कि जो ये नेशनल सिक्योरिटी के अंदर दुनिया के हर ममालिक ने अपने नेशनल सिक्योरिटी लॉज बनाए इंक्लूडिंग अमेरिका, तो क्या उन लॉज को जो है वो आप ये कहेंगे कि जी ये लॉज जो है वो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करेगी और फॉर द टाइम बीइंग ये फैसला उनका ये जो है कि जब वो जजमेंट सस्पेंड है जिसको 184(3) के अंदर अनप्रेसिडेंटली अमेंडमेंट्स को अल्ट्रा वायरस किया गया
किया था कि जब आर्मी एक्ट के अंदर भी कॉग्निजेंस था, एंटी टेररिज्म लॉ के अंदर भी कॉग्निजेंस था, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें आएंगी। और जो जस्टिस याया अफरीदी साहब का नोट आया था डिसेंटिंग इसके ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक मेजॉरिटी व्यू को मिनॉरिटी बेंच के जरिए नहीं कर सकती, अगर करना चाहती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच के लिए चाहिए। हाफिज एहसान खोकर साहब, लेकिन आज का फैसला बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े मुफस्सल अंदाज में जो आज का फैसला है उसके मुख्तलिफ नुकात सामने रखे। इस सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस भी जनवरी में सुनने का अंदिया दिया है। जो अहम केसेस की अक्सर बात होती है तो जो 26 आईनी तरमीम है उससे मुतालिक केस भी सुना जा रहा है, उसका भी हम अहाता करेंगे जो फैसला आएगा। और जो मुल्की सियासत में इस वक्त मामलात चल रहे हैं उनसे भी आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच की ब्रॉडकास्टिंग टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।